नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं हमारे सहयोगी सीनियर विष्णु शंकर जी। नेपाल के साथ भारत का रोटी और बेटी का रिश्ता है, लेकिन इन दिनों नेपाल में सियासी तौर पर भूचाल आया हुआ है। विष्णु जी, नेपाल चूंकि हमारा पड़ोसी है और रोटी और बेटी का रिश्ता ऐसा हम कहते हैं, लेकिन नेपाल का जो कार्यकाल केपी शर्मा ओली का रहा है और जिस तरीके से भारत के साथ संबंध बनाने की उन्होंने और बिगाड़ने की कोशिश की है, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन इन दिनों नेपाल की संसद को भंग करके जो सियासी भूचाल आया है, इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं और इसके पीछे की क्या वजह समझ में आ रही है? देखिए, मेरी बात हुई थी काठमांडू में वहाँ के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से। हुँ, उनका ये कहना है कि ये सारा जो किस्सा है वो इसलिए हुआ है क्योंकि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में ही हुँ, आपस में अंदरूनी कलह इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि करीब 91 सांसदों ने ये फैसला किया कि वो प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएँगे। हुँ, इस बात की भनक प्रधानमंत्री ओली को लग गई थी और फिर उन्होंने राष्ट्रपति से बात की और उसके बाद उन्होंने प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया हाँ, और फिर देश को संबोधित करते हुए कहा कि अब हुँ, 30 अप्रैल और 10 मई को हुँ, आम चुनाव होंगे और वो इन आम चुनावों के लिए माने मिड टर्म इलेक्शन के लिए क्षमा चाहते हैं हुँ, क्योंकि कुछ नेताओं के हुँ, एनसीपी के नेताओं के असहयोग के कारण हुँ, वो सब डिलीवर नहीं कर पाए हुँ। जो उन्होंने लोगों से ठीक है, वायदा ये किया था। हाँ, ये तो है कि केपी शर्मा ओली और पुष्प प्रचंड। दहल, प्रचंड दहल, उनका जो ये 2 गुट बने हुए थे, उसका खामियाज़ा कहीं न कहीं नेपाल की आवाम को भुगतना पड़ रहा है। जी। लेकिन इन सब के बीच अगर हम नेपाल संविधान की बात करें, तो नेपाल का जो संविधान है, वो भी तो इस बात की मंजूरी नहीं देता कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट को जो संसद है, उसको भंग कर दे। तमाम जो संविधान विशेषज्ञ हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मामला जा सकता है। जी, सुप्रीम कोर्ट में मामला ज़रूर जाएगा हुँ, क्योंकि जैसे ही ये घोषणा हुई कि प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया गया, उसके फ़ौरन बाद हुँ, बहुत सारी याचिकाएँ जो हैं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई हैं। हुँ, लेकिन वहाँ के जो जानकार हैं उनका ये कहना है कि कोर्ट में जाने से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगी होगा इसकी उम्मीद नहीं है। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे जज वग़ैरह जो हैं हुँ, वो ओली के खिलाफ फ़ैसला देंगे हुँ, इसमें संशय है। हाँ। तो इस लेकिन लेकिन विष्णु जी, ये ठीक है कि ये उनका अंदरूनी मसला है। अ, लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर चूँकि वहाँ पर एक और खबर चल रही है कि क्या राजशाही को लेकर कुछ सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। बहुत सारे लोग तो ये भी पोस्ट कर रहे हैं कि अब राजशाही का युग आने वाला है। ये इसमें इसे आप किस तरीके से देख रहे देखिए हैं? इन अफ़वाहों को? पहले राजशाही का युग था, हुँ, उस समय लोग जनतंत्र चाहते थे। हुँ, जनतंत्र में रहते हुए उन्होंने जो अनुभव किया, हाँ, उससे वो संतुष्ट नहीं है। बहुत से लोग संतुष्ट नहीं हैं या हाँ, ऐसे लोग संतुष्ट हैं जो मुखर हैं। हाँ, तो अब वो राजशाही की माँग कर रहे हैं। हाँ। तो ये तो चलता रहेगा। इसमें वो सोशल कोई मीडिया का शगुफ़ा भर समझें फिलहाल जी, इसे? बिल्कुल। फिलहाल तो यही समझिए। अभी तो अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो एनसीपी का जो असंतुष्ट धड़ा है, हाँ, जिसके नेता प्रचंड हैं, माधव हुँ, नेपाल हैं, झालानाथ हुँ, खनाल हैं, जो कि तीनों पूर्व प्रधानमंत्री हैं। हुँ, ये किस तरह का रुख अख्तियार करते हैं, हुँ, नेपाली कांग्रेस पार्टी ने कहा है, वो जो हुआ है उसको अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक मानती है। हुँ, वो किस तरीके से विरोधी पार्टियाँ जो हैं, एक और पार्टी जो है हुँ, जनता समाजवादी पार्टी हुँ। और नेपाली कांग्रेस, तो ये मिल कर के क्या किस तरीके से विष्णु जी, क्या आप क्या करते हाँ, हैं। क्या आप ये कह रहे हैं चूँकि नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ का जो संविधान है, वो ये कहता है कि जब तक सरकार बनाने की गुंजाइश है, तब तक उसे भंग नहीं किया जा सकता। क्या ये उस तरफ ये कवायद चल रही है, चाहे वो दहल की तरफ से हो, चाहे बाकी जो नाम आप ले इस रहे हैं? बारे में तो प्रधानमंत्री ओली ने स्पष्ट कर दिया हुँ, कि उन्होंने प्रतिनिधि सभा को भंग इसीलिए किया क्योंकि सरकार को चलाने का जितना उन्होंने प्रयास किया, हुँ, वो कुछ नेताओं की वजह से उनका इशारा हुँ, प्रचंड धड़े की तरफ था, हुँ, उनके असहयोग के कारण सरकार नहीं चल पाई। हाँ, इसलिए मजबूरन उनको इस ठीक है। सरकार को भंग करना ठीक पड़ा। है, विष्णु जी, ये तो चूँकि उनका नेपाल का अपना अंदरूनी मसला है और वहाँ की अपनी ये सियासी लड़ाई है। लेकिन इसका असर आप किस तरीके से देख रहे हैं? चूँकि चीन की क्या रणनीति रही नेपाल को लेकर के, ये भी किसी से छिपा नहीं है। भारत ने अभी तक इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी कोई टिप्पणी नहीं दी है। इसे किस तरीके से देखें, चीन और भारत के संदर्भ देखिए 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री ओली ने फ़ोन किया में? हुँ, प्रधानमंत्री मोदी को, उसके बाद रिश्ते जो तल्ख़ हो गए थे बहुत ज़्यादा, हुँ, नक्शे को लेकर के और हुँ, नेपाल की ने जिस तरह का रुख अपना रखा था, बिल्कुल। उसमें थोड़ी-सी हुँ, बेहतरी हुई थी। हुँ, उसके बाद रॉ के चीफ वहाँ गए, 1 दिन उन्होंने वहाँ बिताया, फिर हमारे थल सेनाध्यक्ष गए हुँ, और उसके बाद हमारे विदेश सचिव हुँ, हर्ष श्रृंगला भी वहाँ से होके आए। हुँ, तो भारत और नेपाल के रिश्तों को वापस हुँ। धुरी पर लाने की पूरी कोशिश हो रही थी, तब तक भी ये हो गया है। आपका
कहना सही है। अभी भारत जो है हाँ। बड़ी गहरी नज़र रखे हुए है वहाँ पे क्या परिस्थितियाँ बन रही हैं उसके हाँ। ऊपर। कुछ प्रदर्शन वगैरह वहाँ पर हुए हैं, लेकिन वो युवाओं के बीच हुए हैं। हाँ। राजनीतिक दलों का अभी जो कोई विरोध प्रदर्शन जो है वो उस उन्होंने तरीके का नहीं कहा हुआ है है। कि वो हाँ। करेंगे, हाँ। अभी शुरू नहीं हुआ लेकिन है। लेकिन विष्णु जी, जिस तरीके से नेपाल की ये जो सरकार है जो भंग कर दी गई, कहा जा रहा था कि चीन के इशारे पर चलती है, चीन की कठपुतली तक कहा गया, सोशल मीडिया में इस तरीके के मीम्स आए। अब ये संसद का भंग होना, ये चीन के लिहाज से किस तरीके से, या ये भी चीन की ही रणनीति का एक हिस्सा है? इसके बारे में स्थिति अभी अस्पष्ट है, क्योंकि चीन भी यही चाह रहा था कि केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बने रहें। उनका पूरा का पूरा चीन का पूरा समर्थन ओली के साथ था। लेकिन जाहिर सी बात है, उन्होंने अगर ये फैसला लिया है तो सोच समझ के विचार करके ही लिया होगा, और उनको ये विश्वास हो सकता है कि वो चुनाव के बाद फिर बहुमत में आ जाएंगे। क्योंकि अभी जो राजनीतिक पार्टियों की स्थिति है नेपाल में, उसमें एनसीपी पार्टी को चुनौती देने वाला विपक्ष में कोई है नहीं। उसके अलावा इस घोषणा के बाद की प्रतिनिधि सभा भंग की जा रही है, धड़ाधड़ 7 कैबिनेट मिनिस्टर के इस्तीफे हो गए। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि 2 मंत्रियों, उद्योग मंत्री और गृह मंत्री, जो कि प्रचंड के धड़े के थे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तो इसका मतलब है कि सेन जो है वो प्रचंड के किले में भी लगी हुई है। बिल्कुल, और निश्चित तौर पर इसका असर क्या होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन भारत ने अभी कोई इस पर टिप्पणी नहीं की है, वेट एंड वॉच की स्थिति में है भारत। भारत अभी कोई टिप्पणी करेगा भी नहीं। देखिए, अभी जो पिछले कुछ सालों में नेपाल और भारत के रिश्तों में खटास आई, उसकी वजह 2005-6 में जो भारत ने किया था, जब सीमाओं वगैरह पर रोक लगा दी गई थी, उसके बाद नेपाल में एक भारत विरोधी माहौल पैदा कर दिया गया था, पैदा हो गया था। तब से रिश्ते बिगड़ते ही गए हैं। उसका मधेसी आंदोलन हुआ, उसमें भी आरोप लगा कि भारत ने उसमें अपना रोल निभाया है और मधेसियों को उन्होंने प्रोत्साहित किया है। तो उन रिश्तों को फिर उसके बाद ये नक्शे वाला मामला आ गया, तो रिश्ते और खराब हो गए। तो इसलिए पिछले कुछ समय से धीरे-धीरे जो है खराब होती गई। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो सुधार आया था, उसके बाद ये हो जाना, ये वाकई जो है स्तब्ध करने वाला है। तो भारत अभी देख रहा है कि आगे क्या करना है। तुरंत इसके बारे में कोई भी प्रतिक्रिया देना गलत होगा। बहुत चौंकाने वाला ये फैसला रहा है केपी शर्मा ओली का। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु सर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। निश्चित तौर पर नेपाल चूंकि हमारा पड़ोसी देश है, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि रोटी और बेटी का रिश्ता है, और नेपाल में लेकिन सियासी तौर पर जो भूचाल आया है, उससे नेपाल जल्दी निकल आएगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। हालांकि मध्यावधि चुनाव की घोषणा वहां पर कर दी गई है। यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।